Today we will have the chapter behind the book behind chapter number 1, poem number 1, Road Not Taken. Friends, ये Road Not Taken एक बहुत ही पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था और इस पोएम को किस मूड में लिखा गया है, किस मोड में लिखा गया है, हम लोग बहुत सारी बातों पे डिस्कस करेंगे और लाइन वाइज स्टैंजा को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हम आपको बता दें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही वाज फ्रॉम लंदन, ब्रिटेन। वो एक काइंड ऑफ रोमांटिक पोएट, ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द रोमांटिसिज्म। उसने रोड नॉट टेकन लिखा है जो एक मेटाफोरिकल पोएम है। अब आपके पास एक आइडिया आएगा कि ये मेटाफोरिकल पोएम क्या होता है। तो मेटाफोरिकल पोएम ऐसे पोएम को बोलते हैं जिसमें कि हम कुछ मेटाफर यूज करते हुए और उसको फिर हम लोग पोएम कंपोज करें। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन को देखने से ऐसा लगता है कि कोई रास्ता है जो नहीं लिया गया है। एक्चुअली एक वर्ड होता है जिसको हम लोग, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आयरोनी। ये देखिए आयरोनी लिखा हुआ है, इसका हम लोग साउंड करते हैं आयरनी। अब ये आयरनी क्या होता है? आयरनी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा आइडिया है जिसका कि सरफेस मीनिंग और इनर मीनिंग होता है। अब देखिए ये आयरनिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रोड नॉट टेकन, एक रास्ता जो नहीं लिया हुआ। अगर ये सिर्फ एक रास्ता का बात किया हुआ होता रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये बात ये कभी नहीं बोलता है कि I shall be telling this with a shy somewhere edge and edges has gone। इसका मतलब हुआ कि फिर हम सांस लेके आहें भर के ये कहते रहेंगे, आह मैंने तो ये गलती कर दी। क्या एक रास्ता दोबारा अख्तियार नहीं किया जा सकता है? मीन्स कि ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये कोई रोड, सिंपल सी रोड की बात तो नहीं कह रहा होगा। यानी कि फिर ये कौन सा रास्ता की बात कर रहा होगा? फिर ये जीवन का लिया गया एक डिसीजन की बात कर रहा होगा। तो दैट्स वाई इसने बोला रोड नॉट टेकन। अब हम लोग इसका इनर मीनिंग देखेंगे। सरफेस मीनिंग तो रोड नॉट टेकन देख ही लिए। इनर मीनिंग होगा कि द वे इन द लाइफ हैज नॉट बीन टेकन। यू नो द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रिपाइनिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दैट ही हैज टेकन द वे विच हैड मेड हिज लाइफ चेंज्ड। इसका मतलब है कि एक समय के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस बात का अफसोस करता है कि मैंने एक ऐसा रास्ता ले लिया जो मेरे जिंदगी को थोड़ा सा बदल के रख दिया है। तो आप देखिए कि जिंदगी को बदल के रख दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में लिखा हुआ है कि ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो अमेरिकन पोएट था। वो कौन था, उसने कैसे कैसे लिखा था, ये ऑर्डिनरी पर्सन के विषय में लिखा हुआ था। इसको हम थोड़ा लाइन वाइज समझा देते हैं, आपको अच्छा होगा। लिखता है कि दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट द मेकिंग द चॉइस। वेल नोन एक वर्ड लिखा हुआ है, आप देखिए ये वेल नोन लिखा हुआ है। वेल नोन का मतलब होता है कि बहुत अच्छा जाना हुआ, जाना माना हुआ, जिसको आप लोग बोलते हैं वेल नोन, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोएम ऑफ अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उसका एक बहुत ही अच्छा पोएम है, बहुत लोग जानते हैं, तो वेल नोन पोएम हो गया। अबाउट द मेकिंग द चॉइस, इस पोएम में पोएट ने चॉइस ऑप्शंस के विषय में बात किया है कि हमारा चॉइस क्या था, हमने क्या किया, इसके विषय में डिस्कस किया है। तो चॉइस हो गया। उसके बाद बोलता है एंड द चॉइस दैट सेव्स अस। यहाँ पे देखिए सेव्स अस लिखा हुआ है। ये सेव अस क्या होता है? सेव अस का मतलब होता है कि ऐसा चॉइस जो आपके लाइफ को डिजाइन कर दे, परिवर्तित कर दे। सपोज कि अभी तो नहीं, स्टूडेंट लाइफ में लोग बोलते हैं कि हम IPS करेंगे, IAS करेंगे या कुछ और करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो वो जो रास्ता तैयार करता है उसके लाइफ को उस तरह से वो शेप कर देता है। और एक बार जो बन गया, कोई नोटोरियस क्रिमिनल हो गया और 66 ईयर जी लिया, अब वो फिर से चाहेगा कि हम SP बन जाए, तो वो नहीं बन पाएगा। बस वैसा ही कोई रास्ता है, तो उसकी लाइफ को शेप कर दिया। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है एक ऐसा चॉइस विच शेप अस, जो हम लोगों को शेप कर देता है, एक फॉर्मेट में डाल देता है। आई हैव टेकन डिसीजन इन माई अर्ली चाइल्डहुड दैट आई विल बिकम अ प्रोफेसर and that profession I adopted and become a teacher and lecturer like that। तो ये step up हो गया, इसीलिए हम step up लिखा। अगर आपसे को पूछ ले कि कैसे step up, तो आप इसको बताइए। Robert Frost, an American poet who is the writer is simply about of the
अबाउट द कॉमन मैन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। देखिए वो कोई बहुत रोमांटिक पोइट होता है, कोई मेटाफेरिकल, कोई मेटाफोरिकल्स, कोई ओड, कोई हिम, कोई ब्लैंक वर्स, बहुत तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं राइटर्स के। पोइट का कैटेगराइजेशन होता है। यहाँ पर कहते हैं ना कि एक पोइट था जिसको कहते हैं कि वो जो है फ्री राइम्स का पोइट होता है, वो फ्री राइम्स का पोइट है। एक विलियम ब्लैक का नाम आता है, कहते हैं वो फ्री वर्ड्स का पोइट कहलाता है। हर पोइट का अपना डिजिग्नेशन होता है, अपना नेम फेम होता है, तो उसको बोलते हैं ही वाज द पोइट ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स। वो छोटी छोटी चीजों पे लिखते थे एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस पे लिखते थे। आपको ये लग रहा है कि ये एक जो पोएम है एक नैरेटिव एक्सपीरियंस है? सर, ये नैरेटिव एक्सपीरियंस क्या होता है? नैरेटिव एक्सपीरियंस वो होता है जो पर्सनली एक आदमी अपने लाइफ में फील किया हो और उसको एक्सप्रेस कर दे, उसको आप इंडिविजुअल पोएम कह सकते हैं। यानी इसमें जो आइडिया एक और निकल के आ रहा है, आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया उसको बोलते हैं। आपने कुछ और फील किया, हमने कुछ और फील किया, जो डिफरेंट फीलिंग्स को हम लोग पोजेस करते हैं, तो उसको इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है, एक्टिविटीज को। आप देखिए यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म आपको दिख रहा होगा, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको लिटरेचर के फैदम से निकालना होगा कि इंडिविजुअलिस्टिक व्यू इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको इंडिविजुअलिस्टिक व्यू मिल जाएगा। किसको कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, किसको कहते हैं ये मिल जाएगा। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंडिविजुअलिस्टिक पोएट नहीं कहलाता है। ये आइडिया में आप मत रहिएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ इंडिविजुअलिस्टिक पोएट, वो ऐसा नहीं था। वो एक कॉमन पोएट था जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम इसको थोड़ा सा स्टैंजा वाइज क्लियर करते हैं। इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। पहला कह रहा है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। ये वर्ड क्या लिखा है? डाइवर्स्ड का एक्चुअल जो मीनिंग होता है डाइवर्स्ड, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। डाइवर्स्ड लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है मूव्ड डाउन, स्प्लिट, स्प्रेड, इस तरह की चीजों को आप बोल सकते हैं। स्प्रेड बोलिए, स्प्रेड बोलिए, तो आप हम लोग इसको मूव्ड डाउन बोल सकते हैं। इसका मीनिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मूव्ड डाउन। तो थीम्स को देखिएगा, कह रहा है कि टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड। दो रास्ता है जो इस तरह से चला जाता है ऐसे, तो टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, वो पीले पीले जंगल वाले दो रास्ते जो हैं एक समान चले जाते हैं। अब एक लाइन यहाँ पे आता है कि सर ये येलो वुड क्या होता है? येलो वुड, ये देखिए यहाँ पे वुड लिखा हुआ है। वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे वुड मतलब फॉरेस्ट होगा, जंगल होगा, जंगल को हम लोग वुड कहते हैं। येलो वुड लिखा हुआ है, येलो वुड का मतलब होता है कि एक ऐसा वुड, एक ऐसा जंगल जो पीले पीले फ्लावर्स से पटे हुए होंगे, तो वो येलो वुड्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? येलो वुड्स लिखा हुआ है। येलो वुड्स का मतलब होता है कि ऐसा जंगल जिसमें पीले फूल होंगे, कुछ पीले फूल नीचे गिरे हुए होंगे, कुछ उसमें फूल लगे हुए होंगे, बट वो येलो कलर का होगा, इसलिए इसको येलो वुड कहा जा रहा है। तो बोला है टू रोड डाइवर्स्ड इन येलो वुड, जो दो रास्ता है वो अलग अलग गया हुआ है और वो पीले कलर के जंगल में बटा हुआ है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ। बोलता है कि मुझे इस बात का बहुत गम है, बहुत दुख है कि मैं दोनों पे एक साथ नहीं चल सका। अब कोई भी आदमी दो रास्ता पे एक साथ तो चल नहीं पाएगा। दो रास्ता पे चलने के लिए आपको दो बार आना पड़ेगा या फिर दो टाइम करना पड़ेगा, कुछ भी करके, बट दो रास्ते पे कोई भी एक आदमी एक बार नहीं चल सकता है। कहता आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत गम है कि मैं दोनों ही रोड पे एक साथ नहीं चल सका। He felt very sorry, deep sorry that he could not travel both the road at a time. फिर कहता है and be one traveler long I stood. सर ये ट्रैवलर किसको कहते हैं?
ट्रैवलर कहते हैं जो पथिक होता है, जो जाने वाला होता है, जो रास्ता में आता जाता है, उसको ट्रैवलर कहते हैं। तो बोलता है आई वॉज वॉट, मैं क्या था, आई वॉज जस्ट लाइक ए ट्रैवलर, मैं एक ट्रैवलर था, मैं एक ट्रैवलर था और मैं चुपचाप खड़े होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे खड़ा हुआ था। बोलते हैं एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। सर ये लॉन्ग आई स्टूड लिखा हुआ है, तो ये लॉन्ग आई स्टूड का मतलब क्या होगा? तो लॉन्ग आई स्टूड का मतलब होगा, लॉन्ग आई स्टूड का मतलब होगा काफी देर तक खड़े होकर के देखते रहना। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बहुत लंबा, बहुत देर, उसको लॉन्ग कहते हैं। आई स्टूड का मतलब मैं खड़े होकर देख रहा था, खड़ा था, मैं बहुत देर तक मैं खड़ा था। देखिए स्टैंड का पास्ट टेंस यहाँ पे स्टूड लिखा हुआ है। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड का मतलब होता है मैं बहुत देर खड़े होकर देखता रह गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि बीइंग अ ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं ट्रैवलर्स के रूप में बहुत देर तक खड़े होकर देखता रह गया। एंड लुक्ड डाउन वंस एज फॉर एज आई कूड। यहाँ एज फॉर एज को देख के आप ये मत सोचिएगा कि सिमली है। सिमली हर एज सिमली नहीं होता है। सिमली तभी होगा जब सिमिलैरिटी दिखा रहा हो, कोई दो नाउन को कंपेयर कर रहा हो, तब वो सिमली होगा, नहीं तो वो सिमली नहीं होगा। यहाँ पे ये सिमली नहीं है। तो ये कह रहा है लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कूड टू वेयर इट बेंड टू द अंडरग्रॉथ। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरग्रॉथ? अंडरग्रॉथ का मतलब क्या होता है? कहता है वेयर इट बेंड्स इन द अंडरग्रॉथ। यहाँ पे चला गया, होता है as far as I could where it bent to the undergrowth। होता है मैं खड़ा था और खड़ा होके मैं देखता रह गया और मैं तब तक देखता रह गया जब तक कि मैं देख पा रहा था। यानी कि मैं जहां तक देख पा रहा था मैं वहां तक देखा। अब कोई भी चीज को आप एक नजर से देखते हैं तो आप दूर तक उसको देखते रह जाते हैं, दूर तक आप देखते रह जाते हैं। तो जहां तक आप देखेंगे हमारी नजर कैसे देखती है? सीधी देखती है। अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए या नीचे की ओर झुक जाए तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से ये जो रोड जो था वो अंडरग्रॉथ यानी कि नीचे को दबा हुआ था और मुड़ा हुआ था, इसीलिए वो उसको नहीं देख सका। बोला कि मैं एज ए ट्रैवलर देख रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं क्या कर पा रहा था, मैं क्या देख पा रहा था? तो मैं रोड को दूर तक वहीं तक देख पा रहा था जहां तक मैं देख पा रहा था, बाकी वो रोड आगे चल के मुड़ गया था, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा था। अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज नॉट एबल टू सी द रोड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका आंसर होगा ही वाज नॉट एबल टू सी द रोड फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज द रोड वाज अंडरग्रॉथ। जो रोड जो था वो वेंट अंडरग्रॉथ, अंदर की ओर मुड़ गया था। तो यहाँ तक इस पूरे कोटेशंस का मतलब होता है कि एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रास्ते पे जा रहा था और उस रास्ते पे उसको दो मुड़ी हुई रास्ते मिले जो अलग अलग रास्तों पे अपना अपना रास्ता पे गया हुआ था। उसके बाद बोलता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत गम है कि मैं दोनों पे एक साथ ट्रैवल नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक ट्रैवलर होकर के मैं काफी देर तक खड़ा होकर के वहां पे देखता रहा। एंड लुक डाउन एज फॉर एज आई कूड, और मैं जहां तक देख सकता था वहां तक मैं रोड को देखा। आगे सीधी रोड मुझे नहीं दिख रही थी क्योंकि अंदर जाकर के वो मुड़ गया था, इसलिए मुझे सीधी रोड नहीं दिख रही थी क्योंकि वो अंदर जाके मुड़ गया था, आगे जाके वो मुड़ गया था, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा था। फिर कहता है कि मैं डिसीजन ले रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा रास्ता पे मुझे चलना है, कौन सा रास्ता पे मुझे नहीं चलना है। तो बोलता है आई टुक द फर्स्ट वन, तो मैंने क्या किया, आई टुक द अदर जस्ट एज फायर। फिर मैंने दूसरा रास्ता तैयार कर लिया, एक पहला और दूसरा। आप बोलेंगे सर ये पहला क्या दूसरा क्या, वो कैसे जाना कि दूसरा रास्ता है पहला रास्ता है? तो जो उसके राइट साइड में था वो उसका लेफ्ट राइट रास्ता था और जो उसके लेफ्ट साइड में था वो उसका दूसरा रास्ता था। तो बोलता है कि मैं अपने लेफ्ट साइड का रास्ता यानी दूसरा वाला जो रास्ता था, ये पहला रास्ता ही दूसरा रास्ता जो था मैं उस पे चल गया, मैं उस पे आगे तक चला गया और वो जो हो गया मेरा वो दूसरा रास्ता हो गया, वहां पे मैं चला गया। I took the other just as fair। यहाँ पे देखिए just as fair, ये आपको सिमली दिख रहा होगा, एडजेक्टिव दिख रहा है, एडजेक्टिव से कंपैरिजन है तो सिमली है। ये कह रहा है कि then took the other just as fair, होता है फिर मैंने दूसरा रास्ता तैयार कर लिया, दूसरा रास्ता मुझे मिल गया, मैं दूसरा रास्ता ले लिया और ये भी उतना ही अच्छा था जितना कि पहला वाला होगा। जस्ट एज फेयर का क्या मतलब होता होगा? जस्ट एज फेयर का मतलब होता होगा ये फेयर तो था
उतना ही फेयर था, उतना ही अच्छा था जितना पहला रास्ता अच्छा था। पहले रास्ते में पंखुड़ी गिरी हुई है, फूल गिरे हुए हैं और बहुत तरह की चीजें गिरी हुई है जो रास्ता को ग्रासी एंड वांटेड वेयर बनाता है। सर ये देखिए नीचे दो चीज मिला हुआ है, पहला ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ये वांटेड वेयर क्या है और ये ग्रासी क्या है? ग्रासी मतलब घास वाला होता है, घास वास का जो पेड़ होगा वो ग्रासी कहलाएगा। और वांटेड वेयर का मतलब होता है ऐसा स्थान जो यूज ना किया गया हो। वांटेड वेयर का मतलब होता है अनयूज्ड थिंग। यहाँ पे जो फूल है, जो पत्तियां हैं, वो ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है कुचल के काला हो जाना, वो नहीं हुआ है, तो वो वांटेड वेयर हो गया। तो वांटेड वेयर तो बोलता है बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। अब आपसे पूछेगा कि जो रॉबर्ट फॉस था उसने दूसरा वाला रास्ता का अख्तियार क्यों कर लिया, या फिर क्यों ये ब्यूटीफुल लग रहा था? तो ब्यूटीफुल लग रहा था बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि यहाँ पे जो घास का पूरा मैदान था पूरा ग्रासी था और वांटेड वेयर था और नहीं चला हुआ था, कम लोग चले थे। पूरा फूल वगैरह जो था, बर्ड्स जो थे, कली जो थी, वो ऐसे ही पड़ा बिखरा हुआ था, वो कुचल के काला नहीं हुआ था। कुचल के काला हो जाना तो हम लोग बोलते हैं ट्रॉडन ब्लैक। नीचे लिखा हुआ होगा ट्रॉडन ब्लैक, नहीं भी होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि इट वाज नॉट ट्रॉडन ब्लैक। ये ट्रॉडन ब्लैक नहीं हुआ था, वो खराब नहीं हुआ था, तो इट वाज फैंटास्टिक, तो ये ठीक ठाक था, इट वाज नाइस, ये अच्छा था। तो इसीलिए कह रहा है कि अच्छा था, ये बढ़िया था, ये वांटेड वेयर था। दो एज फॉर दैट परहैप्स देयर हाउ वॉन दे हैव रियली अबाउट द सेम। दो एज फॉर दैट द passing देयर। अब देखिए यहाँ पे passing देयर लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे passing देयर लिखा हुआ है और आपको बताना है कि यहाँ पे passing देयर लिखा है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे passing देयर लिखा हुआ है या passing देयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे passing देयर का मतलब है जहां तक, जैसा कि जहां तक आप देखिए यहाँ पे passing देयर लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे passing देयर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो रास्ता है, जहां तक रास्ते की बात है वो। अब कह रहा है कि ग्रासी है, वांटेड वेयर है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए एक बात और कह रहा है कि जहां तक रास्ते की चौड़ाई और रास्ते की बात है वो दोनों लगभग एक समान है। पहला वाला रास्ता, दूसरा वाला रास्ता, दो रास्ता कर रहे डाइवर्ट किया हुआ ये लोग ने। तो पहला वाला जो रास्ता है और दूसरा वाला जो रास्ता है, एज फॉर द पैसेज कंसर्न, passing concerns both were the same। जहां तक कि passing की बात होगा, had warned the really about the same। ये warned them really about the same का मतलब हुआ कि जहां तक उसके पैसेज की बात है, जहां तक उसके क्लियरिटी की बात है, जहां तक उसके विड्थ की बात है, लेंथ की बात है, वो लगभग एक समान है। या फिर जहां तक उसके पंखुड़ी गिरने की बात है, जहां तक उसके बर्ड्स के स्प्रेड करने की बात है, वो एक समान है। तो कह रहा है कि दिस हैड द passing there had warned the really the same। जहां तक उसके पैसेज की बात है वो लगभग एक समान दिखता है। And both that morning equally lay leaves on the step had trodden black। देखिए आप trodden black यहाँ पे आ गया, जो हम बता रहे थे trodden black। Oh, I kept the first for the another day, yet knowing how way the leads on the way, and I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere's age and ages has gone. Two roads diverged in the yellow wood, and I took the first one for the less traveled by, and that was the life the made for the indifferent of my life। ये कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों बोला है इसका? वो इसलिए कर रहा है कि वो रिपेंट कर रहा है। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, अफसोस कर रहा है, वो दैट मैंने क्या कर दिया। तो ये बात कर रहा है कि had warned really about the same। जहां तक दोनों वर्ड रोड की बात है, दोनों इक्वली एक समान फ्लावर से पड़ते थे, एक समान घास वाला, एकदम अच्छा वेलवेटी लेयर वाला था। And both that morning equally lay in the leaves on the step had trodden black। और सुबह के समय में दोनों भी रोडों पर एक ही समान ऊपर से टूट के पत्तियां गिरती थी, दोनों रोड पे एक समान पंखुड़ीज गिरते थे, जो कि आगे चल के पैरों से कुचल के काला हो जाता था। जब कोई गुलाब की पंखुड़ी या कोई रोज पिटल्स आप गिरता है तो आप देखते होंगे वो रोज पिटल्स जो है रेड कलर का या ब्राउन कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, लेकिन जब वो पैर से ट्रोडन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। उसका कलर ऑलवेज एक ही होगा, वो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों तो एक ही समान पंखुड़ियों से पड़ता है सुबह में,
लेकिन आगे चल के डे आते आते लोग वहां से आते जाते हैं और उसके कारण वो ट्रॉडन ब्लैक हो जाता है। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ पर देखिए रिपेंटिंग साउंड है। आप बोलिए सर ये रिपेंटिंग साउंड क्या होता है? इसको हम लोग ओनोमोटोपिया कहते हैं। ओनोमोटोपिया का मतलब होता है कोई आवाज निकालना, कोई साउंड क्रिएट करना। यहाँ पे देखिए ओनोमोटोपिया है, साउंड क्रिएट कर रहा है, अफसोस कर रहा है। ओह आई लेफ्ट इट फॉर द अनदर डे। हाय रे आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। मैंने पहले वाले रोड को किसी और दिन के लिए रख लिया, सेकेंड वाला रोड तो मैंने तैयार कर लिया, पहला वाला रोड जो है उसको मैंने रख दिया किसी और दिन के लिए रख दिया। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट रोड फॉर द अनदर डे। I kept the first for the another day, yet knowing how way leads to the way। मैं ये जानता था एक रास्ता दूसरे रास्ता को कैसे ओवरलैप करता है, कैसे फॉलो करता है। एक रास्ता इधर से गया, एक रास्ता इधर से गया, दोनों एक समान पैरेलल चलता था, एक ही तरह से जाता था, इक्वली लगभग लेंथ वगैरह एक ही था। तो मुझे पता था कि हाउ द वे लीड्स ऑन टू द वे, एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते को लीड करता है। मुझे ये बात पता था, मैं जान रहा था कि दोनों का सिमिलरिटी एक ही लेंथ में जाएगा, अलग अलग रास्ता भले ही है, एक रास्ता दूसरे रास्ते को ओवरलैप भी कर रहा है, मुझे पता था ये। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। यार देखिए डाउट क्यों है इसको, होता मुझे लेकिन डाउट है कि मैं पहला रास्ता को अख्तियार करने के लिए क्या कभी आऊंगा या नहीं आऊंगा। होता आई हैव डाउट, शुड आई कम बैक हियर इन द वर्ल्ड, शुड आई कम बैक हियर अगेन। So he, Robert Frost, had a doubt that if he definitely returned here to arrange to adapt the road again in his life, because I doubt if should I ever come back। मुझे इस बात का दुख है, इस बात का डाउट है, शक है कि क्या मैं यहाँ आऊंगा, क्या मैं पहले रोड पे ट्रैवल करूंगा, कर पाऊंगा इस बात का मुझे है। I shall be telling this a shy, मैं इस बात को आहें भर भर के बोलता रहूंगा, मैं हर दिन, मैं जिंदगी भर इस बात को बोलता रहूंगा कि हाय रे मैंने क्या किया। Somewhere ages and ages has gone, इस प्रकार से समय दर समय, टाइम दर टाइम, मंथ द मंथ, ईयर द ईयर निकलता चला जाएगा और मैं काफी बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं इस बात को बोलता रहूंगा, एक्सप्रेस करता रहूंगा कि ओह मैंने क्या किया। Two road diverged in a wood, देखिए ये बात यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है two road diverged in a yellow wood, और ये लाइन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है two roads diverged in a yellow wood। इसको बोलते हैं रिपीटेशन। ये जो रास्ता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटेशन। इसको रिपीटेशन कहा जाता है क्योंकि ये क्या हुआ है, रिपीट किया है लाइन को। देखिए रिपीटेशन और रेफरेन अलग अलग चीज होता है। आप बोलेंगे सर ये रेफरेन क्यों नहीं है सर, ये रिपीटेशन क्यों है सर? तो रेफरेन इसलिए नहीं है कि रेफरेन रहता तो पहला लाइन शुरू में आता और वो अंत में आता और बीच में पहला लाइन का स्टार्टिंग होता, तब तो वो रेफरेन होता, अंतरा मुखला जिसको कहते हैं। लेकिन ये रेफरेन नहीं है, ये रिपीटेशन ऑफ लाइन है। अब देखिए रिपीटेशन ऑफ लाइन है, सेम लाइन को बोल रहा है कोट करने के लिए कि age has gone, the two road diverged in yellow wood, I took one less traveled by। मैंने उस रोड को अख्तियार कर लिया जिस पे मैं नहीं चलना चाहता था, यानी कि मैं उस रोड को अख्तियार कर लिया जो कि कम ट्रेवल्ड था, जिसपे कम लोग गए थे। मैंने एक अननोन रास्ते को अख्तियार कर लिया, मैंने एक ऐसे रास्ते को ले लिया जिससे कम लोग आए गए थे वो। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंट, जिसके कारण से बहुत बड़ा अंतर आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इस बात का दुख है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज अ ग्रीफ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट is repenting that he has taken the way which has made the life different। उसने एक ऐसा रास्ता लिया है जिसके कारण से उसका जो है लाइफ चेंज हो गया। He had already taken the way which has life changed। आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको कि एक रास्ता उसने लिया। अब ये बोलिएगा सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, took the one less traveled by and that is the made all difference, ये क्या लिखा हुआ है सर? तो बोलता है I took the less traveled by, मैं उस रोड को लिया। लेस ट्रेवल्ड बाय का मतलब क्या होता है कि जो कम चला हुआ होता है उसको लेस ट्रेवल्ड बाय कहते हैं, जिसमें कम लोग गए हुए रहते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड रोड नहीं है उसको लेस ट्रेवल्ड बाय कहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस्ड रोड नहीं था, ये लेस ट्रेवल्ड बाय कम चला हुआ रास्ता था। एंड दैट हैज मेड ऑल डिफरेंट, जिसके कारण से बहुत अंतर पड़ गया। इट मेड ऑल डिफरेंट, इसका मतलब होता है कि अंतर पड़ जाना, परिवर्तन कर जाना। तो इसका मतलब है कि एक अनट्रेवल्ड रास्ते पे चलने के कारण ही गॉट द
लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, इसको बहुत लॉट्स ऑफ ट्रबल्स आल्सो, बहुत सारे ट्रबल्स आ गए। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा चीज ठीक है। अब इसमें हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किए, ये पोएम कैसा है, ये हम आपको एक बार इसका डिस्कशन देते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, आप देखिए यहाँ पे two road diverged in a yellow boat. I sorry I could not travel on the boat, and be one traveler long as two, and took down and looked down once as far as I could, where it bent to the undergrowth. यहाँ पे देखिए it bent लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए it bent लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं it went लिखा हुआ है। तो it went को ये झुका हुआ था ऐसा नजर आ रहा है। That took the other just for as fair. आप देखिएगा just as fair, यहाँ पे ये इसके फिगर ऑफ स्पीच को सिमली कहते हैं। ये सिमली लिखा हुआ है, आप इसको सिमली कह सकते हैं। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कि आप दो नाउन को या एक नाउन एक एडजेक्टिव्स को कंपेयर किए हुए होते हैं जस्ट लगा के या एज लगा के। आप देखिए यहाँ पे एज या जस्ट से कंपैरिजन है तो ये सिमली हो गया, एज जस्ट एज फेयर ऐसा लिखा हुआ है। फिर आप उसके नीचे देखिए हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज द ग्रासी एंड वांटेड वेयर। आप यहाँ पे देखिए वांटेड वेयर लिखा हुआ है, इस वांटेड वेयर को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। सर ये एलिट्रेशन क्या होता है, जब एक कॉन्सोनेंट और एक कॉन्सोनेंट्स वाला दो वर्ड का साउंड एक हो और रिपीटेशन भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एलिट्रेशन हो गया, ये एलिट्रेशन हो गया। अब ये देख रहे हैं कि दो अलग अलग नाउन है, दो वर्ड है, दोनों का प्रोनाउन एक है, साउंड भी एक है, तो इसको हम लोग एलिट्रेशन कहेंगे। ये एलिट्रेशन हो गया, आई है ये आई है, तो ये एलिट्रेशन हो गया, ये एलिट्रेशन हो गया, इसको हम लोग एलिट्रेशन कहेंगे। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर, कौन कौन सा हो गया। यहाँ पे सिमली है, जस्ट एज फॉर करके यहाँ पर है तो ये सिमली हो गया। उसके बाद दूसरा आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वांटेड वेयर लिखा हुआ है, ये एलिट्रेशन हो गया क्योंकि इसको एलिट्रेट किया गया, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन है, एलिट्रेशन हो गया। उसके those for at the passing through at the simile about that the same, and both of the morning equally lay, I leaves on the step trodden black, oh I kept for the another day। आप यहाँ पे देखिए ओह जो है एक साउंड आता है, इसको हम लोग ओनोमोटोपियल साउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये ओनोमोटोपियल या ओनोमोटोपिया हो गया जो साउंड्स क्रिएट करेगा। तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो हमको टोटली यहाँ पे आया है, इसको आप बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। आप देखिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन कर रहा है क्योंकि इट बेंट कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन, ये सर पर्सोनिफिकेशन कैसे हुआ, ये नॉन लिविंग नाउन है इट, और ये कर रही खुद से डूबा हुआ था, मुड़ा हुआ था। तो जब खुद से नॉन लिविंग थिंग्स कोई एक्ट को करे तो उसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किए। तो जब एज अ ह्यूमन बीइंग आप ट्रीट करेंगे किसी को तो वो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। तो इसमें पहला फिगर ऑफ स्पीच जो निकल के आता है वो है पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे। दूसरा सिमिले, आप देखिए सिमिलैरिटी एज जस्ट फेयर ऐसा लिखा हुआ है, जब हम लोग एज या जस्ट से कंपेयर करेंगे नाउन को तो वो कहलाएगा सिमली। तो ये दूसरा फिगर ऑफ स्पीच इसमें आया सिमली। तीसरा एलिट्रेशन, आप देखिएगा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट दो डबल वर्ड है, दोनों का एक ही कॉन्सोनेंट है, वांटेड वेयर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वांटेड वेयर लिखा हुआ है, तो वांटेड वेयर का मतलब एक डब्ल्यू, इस तरह का रेपिटेशन को एलिट्रेट किया गया है, इसलिए ये हो गया एलिट्रेट, ये हो गया एलिट्रेशन। तो ये एलिट्रेशन हो गया। दूसरा है ओह, हम लोग अफसोस कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं और एक साउंड निकलता है इमोशंस का ओह, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओनोमोटोपिया। जैसे आई एम गोइंग टू राइट हियर ओनोमोटोपिया। Yet knowing how the way leads to the way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a shy। आप देखिए यहाँ पे shy है, इसको आप कोई फिगर ऑफ स्पीच मत सोच लीजिएगा क्योंकि एक तरह का आहें भरना है। ये साउंड, ये वर्ड हमने इसलिए अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये बता रहा है कि he repents, ये अफसोस कर रहा है। And two roads diverge in the yellow boat, ये रिपीटेशन है। हम आपको बताया कि ये लाइन यहाँ पे देखिए, यही लाइन यहाँ पे देखिए, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ये है रिपीटेशन।
ये रिपीटेशन है और ये रेफरेन नहीं है। हम आपको पहले बता दिए रेफरेन नहीं है, ये रेपिटेशन है। रेफरेन इसलिए नहीं है, अगर ये रेफरेन होता एक बार यहाँ पे होता, एक बार यहाँ भी होता और एक बार यहाँ पे होता, हर स्टैंजा स्टार्ट होने के पहले वो रेफरेन होता है। तो वो ये पूरा का पूरा लाइन कोट किया गया है, आप देखिए कोट किया गया है, तो ये रेफरेन न होके रिपीटेशन है। अब रह गया सर रिपीटेशन क्यों दिया जाता है पोएम में? उस पोएम में उस पॉइंट्स को हिट करने के लिए। हम लोग बोलते हैं दैट इज द पेन आई लॉस्ट देयर, दैट इज द पेन आई लॉस्ट देयर, दैट इज द लगाते उसको एम्फसाइज करने के लिए इसने इस लाइन को इसने एम्फसाइज किया। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट मेड द लाइफ ऑफ द पोएट चेंज्ड, वो क्या चीज था जो लाइफ पोएट का चेंज कर दिया? तो आपको फर्स्ट आंसर देखिए ये होगा टू रोड दैट डाइवर्स्ड इन द येलो वुड, वो रास्ता जो अलग अलग गया हुआ था। इसलिए कह रहा है आई शैल बी टेलिंग विद माय शाई, मैं आहें भर भर के सब दिन ये बोलता रहूंगा कि समवेयर एज हैज गॉन। आप देखिए यहाँ पर एज एंड एज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ए एंड ए, यहाँ पे आपको तीन तीन ए दिख रहा है, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, ये तीनों वॉवेल है, तीनों वॉवेल है। यहाँ पे दोनों कॉन्सोनेंट था, यहाँ वॉवेल है। जब वॉवेल रिपीट करे तो उसको एजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच आपको मिला वो वाला एजोनेंस, ये एजोनेंस है। आपको देखिए फिगर ऑफ स्पीच ये दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पैराग्राफ। आपको फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइस यूज फाइंड आउट करना है इस पैराग्राफ से। एज एंड एज, एज एंड एज, ए रिपीट किया, वॉवेल रिपीट किया, वॉवेल रिपीटेशंस को एजोनेंस कहते हैं। कॉन्सोनेंट रिपीट किया, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहते हैं। ये एलिट्रेट किया गया है, तो यहाँ पे एज एंड एज ये एजोनेंस हो गया। तो ये कह रहा है कि मैं कहता रहूंगा इस बात को, शाई आहें भर भर के, आहें भरना शाई कहते हैं, सांस लेना, आहें भरना। समवेयर एज एंड एज हैंड्स, इस प्रकार से समय दर समय बीतता चला जाएगा। और मैं ये बात बोलता रहूंगा कि टू रोड डाइवर्स्ड इन येलो वुड्स, दो रास्ता था जो कि जंगली रास्ते में गया हुआ था, पीले पीले जंगल में गया था। ये वुड मतलब जंगल होता है, उसको लकड़ी मत समझ लीजिएगा, वुड जब एडजेक्टिव के साथ में आता हो तो जंगल हो गया, तो ये हो गया। एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय, ये डिसीजन, ये कॉज बता रहा है, रिपीटेशन का कॉज, दैट मेड द लाइफ डिफरेंट। बोले व्हाट मेड द लाइफ डिफरेंट, क्या चीज उसका लाइफ को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लाइफ को डिफरेंट कर दिया? तो वो डिसीजन दैट ही मेड, जो डिसीजन उसने किया, क्या किया? तो he had taken the way which has less traveled by, उसने उस रास्ते को अख्तियार किया जो कम लोगों ने अख्तियार किया था। लेस ट्रेवल्ड बाय मतलब कम लोग चले हो, जिस रास्ते पे कम लोग गए हों, अनएक्सपीरियंस्ड वे उस पे वो चला गया। तो ये सारा का सारा चीज है। एक बार हम इसका थीम का पॉइंट्स को बोल देते हैं, उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। आप देखिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच मैंने सारा काट के आपके सामने लिखा है, सारा थीम्स लिखा है और आपके डिस्क्रिप्शंस में सारा चीज मैं लिख करके दे दिया, सारा चीजों को दे दिया हूँ। उसके बाद आपको कुछ ऐसा मिलने की अब जरूरत नहीं है, सारा का सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि ये एक नैरेटिव काइंड्स इंडिविजुअलिस्टिक मेटाफोरिकल पोएम है जो कंपोज किया गया है अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक एक्सपीरियंस्ड सिंपल कॉमन पोएट क्रिएटर था, कंपोजर था। उसने यहाँ पे एक डिफरेंट मीनिंग वर्ड रोड यूज करते हुए अपना डिस्क्रिप्शंस लिखा है। यहाँ पर उसने बोला कि मैं एक रास्ता ट्रेवल किया जो रास्ता इक्वली ब्यूटीफुल था और मैंने सेकंड वाला रास्ता तैयार किया जो मेरी लाइफ को डिफरेंट कर दिया। ये बात बोल रहा है, ये रास्ता नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी का रास्ता है। इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि आई डाउट, मुझे इस बात का संदेह है कि क्या मैं उस रास्ते पे चलने के लिए फिर जाऊंगा। ये लाइन क्रिएट करता है कि वो कोई रास्ता नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ है। आपसे कभी पूछ लेगा कि हाउ कैन यू से या व्हाट रिवील इट वाज नॉट द वे, इट इज सम अनदर थिंग, मेटाफोरिकली आपको बोलना पड़ेगा ही डाउट्स इफ ही शुड एवर कम बैक। एक रास्ता हम चल लिए, दूसरे रास्ते नहीं चल सकते हैं, चल सकते हैं। ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि मुझे अफसोस लग रहा है कि मैं कभी इस रास्ते पे दोबारा चल पाऊंगा, क्योंकि वो वे ऑफ लाइफ है। तो इस तरह से ये हो गया और इसमें एक डिसीजन है जो चेंज करता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ को। लास्ट क्लास में हमने देखा था रोड नॉट टेकन, उसका डिस्क्रिप्शंस देखा था, वो उसके पॉइंट्स को डिस्कशन किया था। अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर आपको देखना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखिए ये टेक्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चंस आंसर है, क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। वर्ड मीनिंग के साथ में ग्लॉसरी दिया हुआ है, पहले ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे फिर ये भी डिस्कस करेंगे। आपसे क्वेश्चंस है कि बताइए कि वो कौन सा डिसीजन था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएट का लाइफ को चेंज कर दिया था। व्हाट वाज द डिसीजन टेकन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हिच मेड द चेंजेस इन देयर लाइफ। दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर
एट विच पॉइंट रॉबर्ट फॉस्ट वाज स्टैंडिंग, वो कौन सा बिंदु है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पे रॉबर्ट फॉस्ट खड़ा था। तो आप देख रहे होंगे कि आपको जैसा बताया गया है उसके अनुसार से आपको इसका आंसर मिल रहा होगा कि वो क्या था। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो क्या था जो उसके लाइफ को चेंज कर दिया गया था। दूसरा, रोड का डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था कि रोड कैसा था, उसके अंदर क्या क्या था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि रोड क्या था, वेलवेटी था, ग्रासी था, या फिर पूरा वो कॉन्क्रीट था, क्या था वो। तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर आता होगा कि वो ग्रासी था, वेलवेटी था। तो ये सब चीज ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब आप आइए हम थोड़ा सा ग्लॉसरी को देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे सर यहाँ पे ग्लॉसरी लिखा हुआ है, तो आप पूछेंगे सर ये ग्लॉसरी क्या होता है। तो ये ग्लॉसरी का मतलब होता है एक कलेक्शन जो आपके अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो। पोएट को ऐसा लग रहा है पब्लिकेशंस को कि कोई वर्ड है जो आपको टफ लग रहा होगा। तो हमने बताया था कि डाइवर्स ये क्या होता है। तो डाइवर्स का यहाँ पे जो मीनिंग आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है स्प्रेडेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। हम आपको बताया भी था कि डाइवर्स इस तरह करके हमने बताया था, आपको याद होगा कि एक जो रास्ता हो या एक धागा हो या एक यूनिट हो जो स्ट्रेच फैला हुआ हो डिफरेंट डायरेक्शन, दो अलग अलग रास्ते। एक रास्ता मेन रोड जाता है, एक चौक आता है, इसको स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर के बाद आप देखेंगे एक रास्ता इधर जाता है, इसको रास्ता इधर जाता है, उसको स्ट्रेच कहा जाता है, फैलाव कहा जाता है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो स्ट्रेच होगा उसको डाइवर्स कहते हैं। आप इसको रास्ता के लिए या नीचे रखे हुए चीज के लिए डाइवर्स, आप कारपेट के लिए डाइवर्स लगा सकते हैं, लेकिन आप ब्रांच के लिए डाइवर्स मत लगाइएगा, ये नीचे स्प्रेड थिंग्स के लिए यूज होता है। आप धागा दो रास्ते में है या कारपेट है तो उसमें आप डाइवर्स लगा सकते हैं, स्प्रेडेड इन द टू डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक, अलग अलग। तो उस पोएम के नॉलेज के अनुसार से कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपको बताना है कि वो रास्ता जो है वो कहाँ गया हुआ था और जो पोएट है वो किस स्पॉट पे खड़ा था। आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पोएट कहाँ पे खड़ा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि वो क्या चीज था जो पोएट के लाइफ को चेंज कर दिया। व्हाट वाज द थिंग दैट ब्रॉट द मिराकुलस चेंज इन द लाइफ ऑफ द पोएट। तो इसमें था इट वाज द रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय हिम, ये रॉन्ग डिसीजन जो इसके द्वारा लिया गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे या एनसीईआरटी में आता है, क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, जिसका आपको आंसर करना है उस नॉलेज के अनुसार से जो हमने आपको पोएम पढ़ाते समय दिया। अब देखिए ये ग्लॉसरी लिखा हुआ है जो आप देख रहे होंगे ऊपर ग्लॉसरी। क्वेश्चन होता है सर ये ग्लॉसरी क्या होता है। ग्लॉसरी वो कलेक्शन होता है जो किसी स्टोरी या पोएम में जो पब्लिकेशन हो उसको लग रहा हो कि ये बच्चों को नहीं आ रहा होगा, ये टफ होगा या कुछ एडिशनल मीनिंग वाला होगा। तो कुछ वर्ड्स कलेक्ट किया गया है, पहला डाइवर्स, दूसरा अंडरग्रॉथ, वांटेड वेयर और हैंड्स। हैंड्स नॉर्मल वर्ड है फिर भी इसको ग्लॉसरी में डाला गया है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब कुछ और होगा। पहला देखिए डाइवर्स्ड, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्रेडेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि एक ऐसा रास्ता जो अलग अलग रास्ते में बट गया हो, स्ट्रेच कर गया हो। स्ट्रेच का मतलब फैलाव होता है, फैल जाना, स्ट्रेच कहलाता है। तो उसको हम लोग डाइवर्स्ड कहते हैं। ये उस सारे नाउन्स के लिए यूज होगा जो दो भाग में बढ़ सकता है। अब कोई कारपेट होगा या कोई धागा होगा, रोप होगा, जो अलग अलग डायरेक्शंस में एक सीधा आए और दो डायरेक्शंस में बढ़ जाए, उसको डाइवर्स्ड कहते हैं। तो आप देखेंगे स्क्वायर्स के चौक होता है जहां से रास्ता दो अलग अलग रास्ते में सिमिलरली डाइवर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग डाइवर्स्ड कहते हैं। एक्चुअली इट इज द ग्रुप इज ऑलरेडी स्कैटर्ड इन द टू पार्ट्स। तो यहाँ देखिए स्कैटर्ड इन टू पार्ट्स लिखा हुआ है, उसको डाइवर्स्ड हो गया। दूसरा है अंडरग्रॉथ, इसका साउंड होता है अंडरग्रॉथ। और अंडरग्रॉथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड बुशेस। आप देखिए प्लांट एंड बुशेस, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बुशेस। ये क्या होता है, बुशेस किसको कहते हैं? तो बुशेस का मतलब होता है झाड़ी, और प्लांट आप जानते हैं छोटे छोटे पौधे को बोलते हैं। तो अंडरग्रॉथ का मतलब होता है कि डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड प्लांट्स। जब आप अंदर जाएंगे तो कोई रास्ता या कोई वे जो पूरे पंखुड़ियों से, पूरे प्लांट से, बुश से ढक जाता हो, तो उसको हम लोग अंडरग्रॉथ कहते हैं। हालांकि आप देखिए यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है, लेकिन अंडरग्रॉथ को अगर आप लोग डीप और देखेंगे तो आपको पता चलेगा अंडरग्रॉथ का मतलब होता है एक रास्ता जो थोड़ा मुड़ भी गया हो, थोड़ा मुड़ गया हो, मुड़ने के बाद उसके ऊपर बहुत सारा टहनियां, बहुत सारे बुशेस कवर कर दिया हो, तो उसको अंडरग्रॉथ कहते हैं। ये वर्ड आप उसमें लिखा हुआ था अंडरग्रॉथ। और ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द पोएट वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल वॉचिंग द रोड एट इट एंड्स। तो इसका आंसर होगा बिकॉज द रोड्स वेयर अंडरग्रॉथ, क्योंकि जो रोड जो था वो अंडरग्रॉथ था,
यानी कि वो जो था कवर किया हुआ था बुशेस से। आप देखिए प्लांट्स बुशेस से कवर्ड था और थोड़ा हल्का मुड़ा हुआ था, इसलिए अंडरग्राउंड। दूसरा है वांटेड वेयर। हम बताएं कि वांटेड वेयर का मतलब होता है जिसको हम लोग यूज ना किए हुए हों, जिसको हम लोग बोलते हैं अनयूज्ड, उसको वांटेड वेयर कहते हैं। जैसे एक रास्ता जिसपे कोई अभी चला नहीं है, मॉर्निंग में सबसे पहले आप जा रहे हैं, तो वो रास्ता वांटेड वेयर हो गया। या कोई क्लोथ भी वांटेड वेयर होता है, जो फर्स्ट टाइम आप इसको वेयर करते पहनते हैं तो वांटेड वेयर हो जाता है। इसलिए वहां पे देखिए वेयर का यूज किया गया है। वेयर का मतलब पहनना भी होता है। तो आप देखिए वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसका यूज आपने किए हैं, फर्स्ट टाइम यूज चीज को वांटेड वेयर कहा जाता है। दूसरा है हैंड्स। आप देखिए यहाँ पे हैंड्स लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे हियर लिख गया है, आप देख रहे हैं ना हियर, इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे इसका ये मतलब होगा। हैंड्स का एक्चुअली मतलब होता है एडवर्ब की तरह हम लोग इसलिए, ऐसे, अतः, ऐसा करके यूज करते हैं, वो एडवर्ब सिचुएशंस होता है। लेकिन हैंड्स यहाँ पे इन फ्यूचर, हैंड्स इन फ्यूचर आगे के लिए यूज किया है। इन दिस पोएम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज यूज्ड हैंड्स टू शो द फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन को दिखाने के लिए यूज किया है। अब कुछ क्वेश्चन है, थिंक अबाउट द पोएम। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ट्रैवलर है वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट, जो ट्रैवलर है वो कहां पे खड़ा है। दूसरा है कि उसको कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द ट्रैवलर was standing at the pole at the square from where two roads diverged in Yellowwood। कहने का मतलब कि जो ट्रैवलर है वो खड़ा है एक पॉइंट पे, एक स्पॉट पे, एक स्क्वायर पे, where two roads diverged in Yellowwood, जहां पे दो रास्ता अलग अलग पीले पंखुड़ियों वाले पौधों के साथ चले जाते हैं। This is the road which ends here. This is the square. You can see the two roads diverged in the similar way in the different direction. So he was standing at the place. अब कह रहा है कि what was the problem he was facing, वो कौन सा दिक्कत था जो उसको आ रहा था। He was facing the problem horns of dilemma। horns of dilemma इसका मतलब होता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन, कि हम क्या करें क्या ना करें, यहाँ जाएं वहां जाएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, horns of dilemma। और he was really perplexed। perplexed का मतलब होता है पूरा परेशान हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना कि हम क्या करें। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यू नो बेटर, आपको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम था। ही वाज वाचिंग द रोड्स एट अ ग्लांस, वो ग्लांस कर रहा था, देख रहा था रोड्स को, एंड ही वाज अनेबल टू टेक डिसीजन व्हिच रोड मस्ट बी टेकन, और कौन सा रोड लेना है, किस पे चलना है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। He was comparing the road on the basis of the beauty, on the basis of the smoothness, the basis of the width and length and everything now। वो इन सब चीजों से मिला रहा था कि हम किस पे जाएं किस पे न जाएं। But he wanted to travel on both। आप देखिए वो बोल भी रहा था कि I'm sorry, I was sorry, I could not travel on both। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं दोनों पे नहीं चल सका, क्योंकि उसको दोनों पे ही चलने की इच्छा थी। तो लिखा what was the problem he was facing, where he was standing। The poet Robert Frost was standing at the square from where two roads diverged in Yellowwood। कोई पहला आंसर हुआ। दूसरा आंसर होगा कि he was facing the condition of perplexity, he was totally confused, which road must be taken, कौन सा रोड उसको लेना है, because both were equally the same, लगभग दोनों एक ही तरह का था, इसीलिए उसको कंफ्यूजन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, discuss these phrases the mean to। आप देखिए फ्रेज, आप जानते हैं फ्रेज सेंटेंस का टुकड़ा, फ्रेज कहलाता है जो हाफ पार्शियल मीनिंग देता हो, फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 5 6 5 फ्रेजेस हैं। पहला है येलो वुड। हम आपको पोएम पढ़ाते समय बताए थे येलो वुड का मतलब क्या होता है। वुड मतलब लकड़ी होता है, बट यहाँ पे वुड का मतलब फॉरेस्ट यानी जंगल हो जाएगा। येलो वुड का मतलब होता है कि ऐसा फॉरेस्ट जिसमें पीले पीले फूल डेवलप किया हुआ हो, उगा हुआ हो, ब्लूम कर रहा हो, जिसमें पत्ती पंखुड़ियां पीली हो, उसको येलो वुड कहते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे एवेन्यू का फोटो, एवेन्यू, पार्क एवेन्यू, उस एवेन्यूज के दोनों तरफ पौधे होते हैं, पेड़ होता है, और उसके नीचे में रेड और येलो पिटल्स गिरे हुए होते हैं, और उसके ट्रीज के ब्रांचेस में भी येलो और रेड पिटल्स रहते हैं, तो उसको येलो वुड आप कह सकते हैं। तो वही है येलो वुड। इसका मतलब होता है द फॉरेस्ट हैविंग द येलो कलर्ड पिटल्स फ्लावर्स। एक ऐसा रोड, एक ऐसा जंगल जिसमें पीले पीले फूल वाले पौधे उगे हुए हों और उसके पत्ते मोस्टली येलो हो, पेल हो, तो उसको हम लोग येलो वुड कहते हैं। क्लियर। दूसरा बोला है इट वॉज द ग्रासेस ग्रासी एंड वांटेड वेयर। हम आपको बता दी ग्रासी का मतलब होता है घास वाला, वेलवेटी, जो ग्रास का लेयर हो, इतना सॉफ्ट हो, जो ग्रीन वेलवेट का
कारपेट की तरह दिख रहा हो तो उसको हम लोग ग्रासी कहते हैं। आप कंपाउंड्स वगैरह जाते होंगे तो आपको ग्रीन ग्रास का लॉन मिलता होगा, उसको ग्लेड कहते हैं, GLADE ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है घास का मैदान, सिंपल घास के मैदान को ग्लेड कहा जाता है, तो उसको हम लोग ग्रासी को ग्लेड कह सकते हैं। और वांटेड वेयर का मतलब होता है यूज ना किया हुआ हो, पहली बार चला गया हो, तो वो रोड कैसा था, ग्रासी एंड वांटेड वेयर। तो इसके मुताबिक बताओ कि ग्रासी वांटेड वेयर का मतलब क्या होगा। ग्रासी का मतलब होगा घास वाला ग्लेड, और वांटेड वेयर का मतलब होगा फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग, फर्स्ट टाइम यूज्ड। तो द रोड वाज नॉट यूज्ड बाय एनीवन एंड इट वाज ग्रासी एंड फुल ऑफ फ्लावर्स पीटल। तो ये बताया जा रहा है कि वो क्या था, ग्रासी था और वांटेड वेयर था। तो ये फ्रेज का ये मतलब होगा। दूसरा होगा पैसिंग देयर, इसका क्या मतलब है। पैसिंग देयर का मतलब होता है रास्ता का लेंथ, उसका कंफर्टेबिलिटी, उसका चौड़ाई और उसकी लंबाई, उसको हम लोग पैसिंग देयर कहेंगे। होता है एज फार एज द पैसिंग देयर बोथ वर द सेम, जहां तक रास्ते की विड्थ चौड़ाई की बात हो, लेंथ लंबाई की बात हो और उसका डेकोरेशंस की बात हो, तो दोनों एक समान था। पोएम में लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा कि पासिंग देयर का मतलब होता है कि रास्ता, पासिंग देयर का मतलब होता है रास्ता, जो लेंथ होगा वो रास्ता वो पासिंग देयर हो गया। लिव नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, आप इस चीज को देखिए ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिव ट्रॉडन ब्लैक, ये बहुत अच्छा सेंटेंस फ्रेज आपको दिख रहा है। यहाँ पे लिखा लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। लीव्स मतलब पत्तियां होती है और स्टेप ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है वो पैर जो कुचल के काला कर देता हो। ट्रॉडन ब्लैक मतलब होता है कुचल के काला हो जाना। तो सेंटेंस में हमने आपको फ्रेज में बताया था पोएम में कि द लीव्स हैड नॉट बीन ट्रॉडन ब्लैक, वो जो पत्तियां है वो कुचल के काला नहीं हुआ है, यानी उसके ऊपर कोई चला ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट वाज वांटेड वेयर, इसीलिए तो वांटेड वेयर था। तो पोएट कह रहा है, अपना एक्सप्रेशन दे रहा है कि द लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन डाउन, मतलब द लीव हैड नॉट बीन क्रस्ड by any feet, with any feet, any foot or anyone। इसका मतलब ये मतलब होता है, ये तो मीनिंग ही बताने का रहा है ना। तो आपको leaf no step had trodden black, मतलब the leaves had not been crushed, leaves had not been crushed with any step or any person। जो पौधे जो पत्तियां हैं वो किसी पैर से कुचल के काला नहीं हुआ है, वो क्रश नहीं किया गया है। How way leads to the way, ये फ्रेज का मतलब पूछा है how way leads to the way। ये how जो है ना ये फीलिंग्स है, हम लोग तो how beautiful it was, how meaningful are you ऐसा लगाते हैं ना, वो वाला how है। तो कह रहा how way leads one to way, एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते को लीड करता है, कैसे ओवरलैप करता है इसको। तो ये लिखा हुआ है कि one way leads to another way, in what way does it do, मतलब कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को किस तरीके से, एक वे मतलब रास्ता हुआ और एक वे मतलब द स्टाइल हुआ, द वे ऑफ स्पीकिंग, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, इसको वे ही कहा जाता है। एक वे मतलब रास्ता, दोनों नाउन है। तो ये जो वे है वे, ये वे और यहाँ देखिए ये वे, ये दो वे है। ये वे मतलब रास्ता हो गया और ये स्टाइल हो गया। तो इसका मतलब है कि इन विच स्टाइल वन रोड लीड्स टू अदर। तो ये लिखा हुआ कि इन विच स्टाइल वन रोड लीड्स टू अदर, किस तरीके से एक रास्ता दूसरे रास्ते को ओवरलैप करता है। तो ये आपका फ्रेज का मीनिंग्स था। फ्रेज का मीनिंग्स था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स इन द पोएट डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजा नंबर 1, 2, 3। अब दो रास्ता है, दोनों रास्ते में कोई डिफरेंट है क्या, कोई डिफरेंस है क्या, ये पूछ रहा है। जो पोएट ने 2 या 3 स्टैंजा में बोला है, आप देखिए 2 या 3 स्टैंजा में पोएट ने क्या बोला है। आप देखिए स्टैंजा नंबर 2, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टैंजा नंबर 2, आप स्टैंजा नंबर 3, ये 2 स्टैंजा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या बोला है। तो आप देखिए सबसे पहले बोल रहा है वांटेड वेयर। पहला डिफरेंस क्या है, ये दूसरा वाला नंबर रोड जो है वो नहीं चला हुआ है, कम चला हुआ है। और तीसरा बोला है हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम एंड पासिंग देयर वेयर द सेम। ये तो कह रहा है कि पासिंग का जहां तक बात है वो दोनों एक समान है। वो डिफरेंट निकालने कह रहा है कि पहला दूसरे रोड में क्या डिफरेंस बता रहा है पोएट। पहला डिफरेंस आप देख रहे हैं कि ये वांटेड वेयर बता रहा है कि पहला दूसरा वाला रोड जो है वो कम चला हुआ है, यानी अनयूज्ड है। दूसरा कह रहा है बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले लीव्स ऑन द ट्रॉडन ब्लैक। वो कह रहा है कि और दूसरा वाला में ये बता रहा है कि दोनों रास्ता जो है दोनों में एक समान फ्लावर्स यानी कि लीव्स पिटल्स जो हैं
वो टूट के गिरते हैं। तो डिफरेंस क्या बताया जा रहा है कि एक में वांटेड वेयर है और लीफ जो है वो कुचल के काला नहीं हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टैंजा नंबर 2 में कह रहा है कि देयर आर मेड एनी डिफरेंस, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन 2 और 3 रोड्स इन पोएम डिस्क्राइब्स स्टैंजा नंबर 2 and 3। कह रहा है कि क्या कोई रोड में डिफरेंस बता रहा है पोएट स्टैंजा 2 और 3 में। तो यस, द पोएट हैज गिवन 2 quite differences between road number 1 and road number 2. The road number 2 is unused road, it is wanted wear, and second the petals and flowers and the leaves on the way had not been crushed down black। यानी कि जो रास्ते में पंखुड़ियां हैं, जो पत्तियां हैं, वो पैरों से कुचल के काला ना हुआ है और कम चला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इन द लास्ट 2 lines द पोएम। अब अंत में 2 लाइन पोएम का लिख रहा है। 2 लाइन अंत का आप देखिए, आपको दिखाते हैं कि अंत में जो 2 लाइन है वो क्या है। आप देख रहे हैं अंत में कह रहा है इट टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। कह रहा है कि मैंने उस रास्ते पे चला जो कम चला हुआ था, यानी कि अनएक्सपीरियंस्ड वे था वो जो रास्ता पे वो चला। इट वॉज एन अनएक्सपीरियंस्ड वे। वो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि टुक द वन ऑफ द लेस ट्रेवल्ड बाय, इसका मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड वे। 2 लाइन एंड इट हैज ब्राउट द मेड डिफरेंट इन माय लाइफ। और ये अनएक्सपीरियंस्ड वे पे चलने से इसका रास्ता, इसके लाइफ में डिफरेंस आ गया। तो ये कह रहा है कि लास्ट 2 स्टेप में पोएट ने जो लिखा है वो क्या लिखा है। तो पोएट ने लास्ट 2 स्टेप में क्या लिखा है, आप यहाँ पे देखिए कि लास्ट 2 स्टेप में पोएट ने क्या लिखा है। पोएट ने लिखा है यहाँ पे कि, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम में उसने क्या लिखा है। तो लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम उसने ये लिखा है, पहला ही हैज टेकन द वे और डिसीजन। नंबर 2 में लिखता है कि विच हैड ब्राउट द मिराकुलस चेंज इन हिज लाइफ, जो उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला दिया जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंज्ड परिवर्तन ला दिया। तो ये एक्सप्रेशन है 2। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट डू यू थिंक दैट द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स, लुक एट द बैक ऑफ डस्ट ऑफ द पोएट रिगार्ड टू चॉइस ऑफ द एक्सेप्ट। ये आप कह रहा है कि आप देखिए कि पोएम के लास्ट में जो 2 लाइन पीछे में हम ले आते हैं, आपको दिखाते हैं। आप ये बताइए कि क्या ये चॉइस को पाके वो रिग्रेट करता है क्या। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट का क्या मतलब होता है। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना, रिपेंट करना, अफसोस करना, ठीक है, इमोशन एक्सप्रेस करना। और ये रिग्रेट वर्ड्स आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है ना आई शैल बी टेलिंग विद साई। आप देखिए यहाँ पे साई लिखा हुआ है। शाई का मतलब होता है आहें भरना, अफसोस करना, रो रो के सिसक के बोलना। तो शाई बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग विद शॉबिंग that oh I have taken the first road, second road which made my life changed। मैंने एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया जो मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए साई लिखा हुआ है। अब 2 क्वेश्चन था कि इससे क्या हो गया और क्या पोएट खुश है। तो पोएट इज नॉट हैप्पी। पोएट हैप्पी नहीं है क्योंकि बोलता है ओह, अफसोस कर रहा है। ओह आई शैल बी टेलिंग विद दिस साई, मैं इस बात को अफसोस करते सब दिन बोलता रहूंगा कि समवेयर एज हैज गॉन। इस तरह से दर बदर टाइम बाय टाइम बीतता चला जाएगा। The 2 road diverged in the yellow wood, 2 रास्ता एक समान गहराइयों से गया हुआ था। I took the less traveled by, मैंने उस रास्ते को अख्तियार कर लिया ना जो less traveled था, जिसमें कोई गया ही नहीं था, unexperienced way था, इसी कारण से इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। It has made all the difference, ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। ये अच्छे सेंस में नहीं बोला, साई है इसलिए ऐसा नहीं बोला हाँ अच्छा है मैंने इस रोड को लिया, बहुत बढ़िया किया। अगर ऐसा लगा रहा था कि अच्छा है कि मैंने इसको ये मेरी लाइफ में डिफरेंट ला दिया, ये शाई वर्ड यूज नहीं किया हुआ था। तो आपको लिखना पड़ेगा द वर्ड शाई signifies that the poet regret and repents for the decision he had already taken in his future। ये कह रहा है कि इसके लिए आप क्वेश्चन है कि what do you think that the poet 2 lines of the poem look at the back does the poet regret, क्या poet अफसोस करता है of his choice accept it, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैंने गलती की। तो yes, poet accepts his guilt and regrets for the decision he has already been taken, that the things he has taken life has brought the miraculous change his life। अब 2 क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है have you ever had making the different in a choice and have you think for that। देखिए ये परसेप्शनल क्वेश्चन है, या आप अपने अपने तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे। आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कोई लाइफ में ऐसा डिसीजन लिया है क्या जो कि आपको बाद में पछताना पड़ रहा हो कि नहीं मैंने गलत कर लिया।
हम लोग क्या क्या करते हैं कि पीसीबी पीसीएम लेने में कंफ्यूजन करते हैं कि हमको मैथ्स लेना है कि बायोलॉजी लेना है। बाद में वो हमको मैथ्स ले ले तो बढ़िया था, हम इंजीनियर बन सकते थे। तो कोई मैथ्स लेके बाद में कहता ओ माय गॉड हम बायोलॉजी लेते बढ़िया था, डॉक्टर्स बन सकते थे। कोई एनडीए सर्विस की तैयारी करके बोलता है अच्छा था हम रेलवे चले गए रहते। कुछ कुछ होता है। तो इस तरह से लाइफ में क्या आपको खुद से बताना है कि क्या आपने कोई ऐसा डिसीजन कभी लिया है जो आपको डिफिकल्ट चॉइस हो, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो। हाउ विल यू मेक दैट चॉइस फॉर द रीजन। तो आप ये बताइए कि आप इस किस रीजन से चॉइस को करेंगे। आप मोस्टली जब क्लास 10 पास करेंगे तो आपके पास एक चैलेंज आ जाएगा कि अब हमको पीसीएम लेना है कि पीसीबी की केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है कि मैथ्स लेना है। उसमें आपको बहुत सारे रीजंस को सेलेक्ट करके इसके डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मेनी ऑफ द टाइम वी हैव टू फेस सच अ कंडीशन हॉर्न्स ऑफ डायलेमा when we are not able to take the decision properly. That very time, on the basis of our IQ and our experience, we have to take the right decision. If the wrong decision taken made a difference which cannot be regretted again, or it is the irreparable loss which cannot be repaired. ये irreparable loss होता है जिसको आप फिर से ठीक ना कर पाए, तो ये हो गया irreparable loss में। और फाइनल क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है After you have made the choice of you always think about what might have been done. Do you accept this really? होता है कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारे डिसीजंस को ले लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ओह मैंने तो गलती कर दी। तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा होता है। तो मेनी ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, बहुत बार ऐसा क्या होता है कि वी टेक द डिसीजन एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी रिपेंट फॉर दैट। उसके लिए हम लोग को अफसोस करना पड़ता है। अब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगी हुई है, दोनों एक ही जगह पे जा रही है और आप सोचेंगे कि ये तो बहुत जल्दी जाता है, ये तो सुपर फास्ट है, लेकिन इसका वहां पे स्टॉपेज है, इस पे चढ़ें इस पे चढ़ें। बाद में कंफ्यूज होकर के आप एक डिसीजन लेते हैं कि एक ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। जब आप उस ट्रेन पे चढ़ जाते हैं तो पता चलता है कि आगे स्टेशन पे उसको रोक के उस ट्रेन को क्रॉसिंग दिया जाएगा। अब तो आप स्टेशन पे गाड़ी को रोक दिया, अब तो आप उसमें तो उतर तो जाएंगे बट दूसरे वाले ट्रेन पे चढ़ थोड़ी पाएंगे, उसको तो क्रॉसिंग दे रहा है स्पीड से। अब पहले जाएगा ये सोच के आपने एक्सप्रेस को पकड़ लिया, सुपर फास्ट पे बैठ गए और दूसरी गाड़ी फटाक से पास कर रही है। तो ये ऐसा डिसीजन होता है जो हम लोग ले तो लेते हैं लेकिन बाद में बहुत अफसोस होता है। तो कह रहा है डू यू हैव एनी टेकन द सच चॉइस और डिसीजन व्हिच रियली एक्सपेक्ट यू द फ्यूचर दैट हैव टेकन द रॉन्ग डिसीजन। इट हैपेंस सम टाइम इन लाइफ that we take the decision once and we have to repent for the mistake done and it cannot be repeated once because it is called the irreparable loss। इसको irreparable loss कहते हैं और इसके रिवाइव नहीं हो सकते। बस ये क्वेश्चंस था और बहुत सारी क्वेश्चंस और हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, हम डालेंगे भी, क्वेश्चंस बनाएंगे उसके आंसर्स भी डालेंगे। तो फॉर टुडे दिस इज ओनली। Okay then friends, we'll meet in the next class. Time to round up the class now. Same time, same place. Until then, goodbye. Have a nice day. Bye.